चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। देश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब 22वीं किस्त जारी होने जा रही है। इस बार किसानों के खाते में 4,000 रुपये की राशि आने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से लाभार्थी सूची अपडेट करने के निर्देश दे दिए हैं। जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली है और दस्तावेजों की पुष्टि करवाई है, उनके खाते में जल्द ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद दिसंबर 2025 में भारत का निर्यात सालाना आधार पर 1.87% बढ़कर 38.51 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। आप सभी को बता दें कि आप 50,000 के रुपए की राशि मिलने वाली है, जिसमें सभी को सूची में नाम आया है। जिन जिन भी ने सहारा इंडिया में पैसा के लिए आवेदन किए थे, उन सभी को सूची में नाम को डाला गया है। आज भी लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं या फिर उन्हें पैसा किसी कारण बस पहले किस्त नहीं आया था, उन सभी को कैसे आएगी, पूरी जानकारी को आप लोगों को समझना होगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, लेकिन इस मतदान पर विवाद का साया पड़ा है। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि वोट के बाद ऐसी स्याही इस्तेमाल की जा रही है जो हाथ धुलने पर ही मिट रही है। एनसीपी-एसपी नेता रोहित पवार ने भी धांधली के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार नए वित्तीय वर्ष में लाडली बहना योजना का बजट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद महिलाओं को अनेक मदों में अतिरिक्त राशि मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन जेकेएसए ने ईरान में फंसे करीब 2,000 कश्मीरी छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से तत्काल हस्तक्षेप कर भारतीय छात्रों सहित सभी नागरिकों की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इसी कड़ी में फ्री सिलाई मशीन योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे घर बैठे रोजगार शुरू कर सकें। हाल ही में इस योजना के आवेदन फॉर्म फिर से शुरू कर दिए गए हैं, जिससे हजारों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सौंदर्यीकरण के नाम पर सदियों पुरानी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐतिहासिक मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। इसी कड़ी में कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा है कि अमेरिका के साथ देश का व्यापार मजबूत स्थिति में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में जारी लगातार बातचीत के बीच भारत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ एक ट्रेड डील के करीब है। कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसकी समय सीमा नहीं बता सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 16 जनवरी को बेतिया आने वाले हैं। उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान 717.12 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया था। उन सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी लेंगे। इसके लिए विभाग की ओर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी कोयला घोटाला
मामले में एक बयान देकर मुश्किलों में घिर गई हैं। वह पूरी तरह से असमंजस में दिख रही हैं। मानहानि नोटिस का जवाब देने के लिए उनको जो समय सीमा दी गई थी वह खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी उसका जवाब नहीं दे पा रही हैं क्योंकि वह मुश्किल में हैं। ये बातें पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कही हैं। संवाददाता, कोलकाता राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोयला तस्करी मामले से जोड़ने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कोयला तस्करी मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर ममता बनर्जी को भेजे गए मानहानि नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि वह कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट का रुख करेंगे। नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद विपक्ष के नेता ने बुधवार सुबह घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे। दामोदर ने पुलिस से कहा कि वे संविधान की शपथ लेकर सेवा में आए हैं, ऐसे में उन्हें निष्पक्ष रूप से अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। विरोध प्रदर्शन के तहत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दामोदर यादव मंडल का पुतला दहन किया, जिससे हालात और अधिक संवेदनशील हो गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के अवसर पर रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान महत्वपूर्ण एमओयू का आदान प्रदान हुआ, जो प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और तकनीकी विकास को नई गति देगा। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान महत्वपूर्ण एमओयू का आदान प्रदान हुआ, जो प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और तकनीकी विकास को नई गति देगा। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनकी ओर से एमपीएमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। संवाददाता, कोलकाता राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। बिजली हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, लेकिन बढ़ती बिजली दरें आम आदमी के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसी स्थिति में सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 2026 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बिजली बिलों में राहत प्रदान करना है। अगर आप भी बिजली बिल से परेशान हो चुके हैं, तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा अब सभी लोगों को बिजली बिल माफ कर रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LET) ने भी अब स्वीकार लिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा हमला था। लश्कर-ए-तैयबा (LET) के शीर्ष कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने मुरीद के स्थित मरकज-ए-तैयबा में 29वें दीक्षांत समारोह में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा हमला करार दिया है। लश्कर कमांडर ने कहा किया कि ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा हमला था, लेकिन अल्लाह ने हमें बचा लिया। लश्कर कमांडर के इस कबूलनामे से एक बार फिर साफ हो गया है कि भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तान के आतंक की जड़ें हिल गई थीं और शहबाज सरकार इसीलिए बौखला गई थी।